नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हमने बात की थी आपसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो उसी का आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो रिज़ल्ट होता है आपका, वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को, पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल और सतह के औसत तापमान में दीर्घकालिक और असामान्य वृद्धि, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि की बढ़ती सांद्रता के कारण होती है। यानी कहने का मतलब है कि वायुमंडल और सतह किसकी? पृथ्वी की। इसमें जब ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है? औसत तापमान में दीर्घकालिक और असामान्य वृद्धि होती है। और हमने आपको बताया है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है? तो यही आपका जो 15 डिग्री सेल्सियस है, यही तापमान जब बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से, यानी कि जब ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। परिभाषाओं की अगर बात करें तो सामान्य परिभाषा है इसकी कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण जब पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ने लगता है तो उसे वैश्विक तापन कहते हैं। बस आपको याद रखना है, एक शब्द में अगर हम कहें तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना ही क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। और यदि पृथ्वी का औसत तापमान कम होने लगे तो उसे वैश्विक, या आप कह सकते हैं ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। IPCC एक संस्था है आपकी, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के बनाई गई थी। यानी इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि IPCC की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके सदस्य देश कितने हैं, और इसने अब तक कितनी रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं। ठीक है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसने ग्लोबल वार्मिंग को कैसे परिभाषित किया है? तो वैश्विक तापन पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी के मध्य में देखी जा रही वृद्धि है। यानी कोई भी हो वही बताएगा कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वही बढ़ रहा है। ठीक है? जो मुख्य रूप से मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण है। यानी तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, और किस कारण से? तो मानव गतिविधियों से जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है उसकी वजह से। दोस्तों, इस चित्र में पृथ्वी के औसत तापमान जो बढ़ रहा है उसको दिखाया गया है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो पृथ्वी का टेम्परेचर माप रहा है, और यहाँ पर आपको आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, यानी कि औसत तापमान इसका बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है वह दिया था वेलास स्मिथ ब्रोकर महोदय ने, और ये 1975 में इन्होंने दिया था। इनका जो प्रकाशन था वो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था, और इनका जो शोध पत्र था उसका नाम था क्लाइमेट चेंज आर वी ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रोनाउंस्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये इनके शोध पत्र का नाम था। अब अगर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है तो उसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है? तो वो कारण कौन कौन से हैं आपके? तो यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि
वे कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाएंगे वही सब क्या होंगे, आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनेंगे। तो वैश्विक तापन का सबसे बड़ा कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता का बढ़ना है और इन गैसों की अधिकता से पृथ्वी की सतह पर अतिरिक्त ऊष्मा फंस जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर अतिरिक्त ऊष्मा फंस जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बता दें कि जैसे ये पृथ्वी है आपकी, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव किरणें पृथ्वी तक आराम से आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये वापस जाने लगती हैं तो ये लॉन्ग वेव यानी दीर्घ तरंगों में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रता बढ़ जाती है तो ये फिर वापस नहीं जा पाती हैं, ये परिवर्तित होकर के पृथ्वी की सतह पर वापस आने लगती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब प्रमुख कारणों को देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके अलावा है वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, परिवहन क्षेत्र का उत्सर्जन, कृषि गतिविधियां जैसे कि धान, उर्वरक और पशुपालन में वृद्धि, कचरे से मीथेन का उत्सर्जन और CFC व अन्य औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन। अब इन्हें एक एक करके और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला है जीवाश्म ईंधनों का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें निकलती हैं, और ये दोनों गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन क्षेत्र इसका प्रमुख स्रोत हैं। यानी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बिजली उत्पादन, उद्योग और परिवहन क्षेत्र में, और ये वैश्विक तापन का सबसे प्रमुख कारण है। वनों की कटाई, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में प्रकाश संश्लेषण का सूत्र बताना है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 को अवशोषित करते हैं, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई से CO2 अवशोषण की क्षमता कम हो गई है। यानी जो पेड़ पौधे CO2 का अवशोषण कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी व जंगल जलाने से अतिरिक्त CO2 व अन्य गैसें भी निकलती हैं। यानी एक तो पेड़ पौधे जो CO2 को अवशोषित कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जंगल और लकड़ी जलाने से CO2 हम और वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसके बाद है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आधुनिक उद्योगों से न केवल CO2 बल्कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC जैसी गैसें भी निकलती हैं, और ये गैसें लंबे समय तक वायुमंडल में बनी भी रहती हैं और तापमान को बढ़ाती हैं, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों से CO2 और N2O और ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होता है। विश्व स्तर पर परिवहन क्षेत्र कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 25% जिम्मेदार है। यानी कि जितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसमें सबसे अधिक परिवहन क्षेत्र ही जिम्मेदार है, क्योंकि परिवहन जो चलते हैं उसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का ही इस्तेमाल होता है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है और जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और ब्लैक कार्बन बड़ी मात्रा में निकलता है। इसके अलावा है कृषि गतिविधियां यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज।
तो धान की खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि धान की खेती जैसे जैसे बढ़ती है तो मीथेन गैस का उत्सर्जन भी बढ़ता है, और मीथेन आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, और ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। पशुपालन, विशेषकर गाय और भैंसों को पालने से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर धान की खेती बढ़ेगी, पशुपालन जिनमें गाय और भैंस का पालन बढ़ेगा, और इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होगा, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा अधिक, जो कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसके अलावा है कचरा एवं अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट। तो ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट और सीवेज के सड़ने से मीथेन निकलती है। प्लास्टिक व अन्य कचरे के जलाने से CO2 और विषैली गैसें वायुमंडल में जाती हैं। ठीक है, यानी कि ठोस अपशिष्ट से मीथेन निकलती है, और प्लास्टिक व अन्य कचरे को जलाने से CO2 और विषैली गैसें निकलती हैं, और ये सब की सब ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बनती हैं। इसके अलावा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और अन्य औद्योगिक गैसें। तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन यानी AC है, स्प्रे और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाली CFC, HFC, PFC और SF6 जैसी गैसें अत्यधिक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, और ये गैसें ऊष्मा को फंसाने की क्षमता में CO2 से कई गुना अधिक तीव्र हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि CO2 ऊष्मा को कम होल्ड करके रखती है, लेकिन ये वाली जो गैसें हैं वो ज़्यादा ऊष्मा को होल्ड करके रखती हैं, जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इन गैसों का, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे होगा ये कि जलवायु असंतुलन होगा, हिमनदों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, जैव विविधता का विनाश होगा, कृषि, जल व खाद्य सुरक्षा पर संकट, मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे, आपदाओं की बढ़ती तीव्रता, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता में वृद्धि होगी। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं विस्तार से। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने से वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं, यानी कि जब वर्षा होनी चाहिए तब होती नहीं है। ठीक है, और जब नहीं होनी चाहिए तब वर्षा होती है। इसके अलावा कम समय में ज़्यादा वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, कहीं अत्यधिक वर्षा व बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी चरम घटनाएं घट रही हैं। इसके अलावा मानसून प्रणाली भी असंतुलित हो रही है, यानी जब मानसून आना चाहिए तब आता नहीं है और बाद में आता है। इसके अलावा हिमनदों और हिमाच्छादित क्षेत्रों का पिघलना। तो हिमनद और हिमाच्छादित जो क्षेत्र हैं वह आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालयी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। समुद्र में बर्फ़ की मात्रा घट रही है, परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, यानी कि समुद्र में जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो जिससे क्या हो रहा है, समुद्र का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तीसरा प्रभाव है कि समुद्र स्तर में वृद्धि। तो समुद्री जल का तापीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन और हिमनदों का पिघलना मुख्य कारण है समुद्र स्तर में वृद्धि के। तटीय क्षेत्रों में भूमि डूबने का खतरा बढ़ा है क्योंकि समुद्र स्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा छोटे जो द्वीपीय देश हैं जैसे मालदीव, फिजी, मार्शल द्वीप आदि का अस्तित्व संकट में आ गया है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ये द्वीपीय जो देश हैं वो डूब रहे हैं धीरे धीरे। अगला प्रभाव है कि जैव विविधता पर प्रभाव। तो तापमान बढ़ने से
कई प्रजातियों का आवास नष्ट हो रहा है। जैसे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन जैसी प्रजातियां संकट में हैं। प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ब्लीचिंग का मतलब है कि जब समुद्रों का तापमान बढ़ता है, तापमान जब वृद्धि होती है तो कोरल जो एक प्रवाल नामक जो जीव होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्रवाल भित्तियाँ नष्ट होती हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग होती है। तो अगर ये सब होगा तो कहीं ना कहीं जैव विविधता का नुकसान होगा। कृषि पर प्रभाव, तो वर्षा और तापमान की अनिश्चितता से फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। सूखा और बाढ़ जैसी घटनाओं से कृषि उत्पादकता भी घट रही है। खाद्य सुरक्षा पर संकट भी गहरा होता जा रहा है। अब हो इसलिए रहा है क्योंकि सूखा और बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे जितना खाद्यान्न चाहिए होता है उससे कम उत्पादन होगा, तो खाद्य सुरक्षा पर संकट गहराएगा। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्मी की लहरें यानी हीट वेव्स बढ़ने से मृत्यु दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू जैसी वाहक जनित बीमारियों का प्रसार तेज़ी से हो रहा है। आज के समय में आप देखते हैं कि ढेर सारी ऐसी नई नई बीमारियां खड़ी हो रही हैं आज के समय में, तो उसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की कमी से जल जनित रोग यानी वाटर ब्रोन डिसीज भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से, जैसे कि तूफान, चक्रवात, बवंडर, जंगल की आग जैसी आपदाओं की संख्या व तीव्रता बढ़ रही है। विशेषकर प्रशांत और अटलांटिक महासागर क्षेत्रों में विनाशकारी चक्रवात आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो जब चारों तरफ नुकसान ही हो रहा है तो आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, ऐसी बात है। तो फसल उत्पादन घटने से किसानों की आय पर असर पड़ रहा है, यानी आय कम हो रही है। बाढ़, तूफान, समुद्र स्तर बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर और संपत्ति का नुकसान भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके अलावा पर्यटन और मत्स्य उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो इकॉनमी है वो लगातार डाउन हो रही है। सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, तो तटीय क्षेत्रों और द्वीपों से जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजी बढ़ रहे हैं। संसाधनों जैसे कि जल, भूमि, भोजन की कमी से संघर्ष और युद्ध की स्थिति बन रही है। तो आज आप देखते हैं कि चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल या फ़लस्तीन का युद्ध हो, इजराइल या ईरान का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान युद्ध हो, ये सब युद्ध की स्थिति लगातार बनती जा रही है। वैश्विक असमानता बढ़ना, गरीब देश अधिक प्रभावित है जबकि जिम्मेदार अमीर देश हैं। यानी कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार हैं वो अमीर देश हैं, क्योंकि अमीर देश ही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि प्रभाव सबसे ज़्यादा किसे पड़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को झेलना किसे पड़ रहा है, तो वो गरीब देशों को पड़ रहा है। तो इससे क्या है, वैश्विक असमानता लगातार बढ़ रही है। अब अगर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो क्या इसे रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता है तो उपाय क्या हो सकते हैं? तो मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या किया जा सकता है इसे रोकने के लिए? तो जाहिर सी बात है कि जो कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, उनमें ही हमें कमी लानी पड़ेगी। जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, यानी कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपके जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कम प्रयोग किया जाए। तो क्या होगा, कम प्रयोग करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा इनके स्थान पर हमें नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास, जियोथर्मल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम होता है। ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी वाले उपकरणों का उपयोग। ऊर्जा दक्षता का मतलब है दोस्तों
कि जितनी ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध है उसका अधिकतम उपयोग किया जाए, या आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए जो कम बिजली की खपत से अधिक लाभ देते हैं, या कह सकते हो कि ऐसे उपकरण जो बिजली की कम खपत करते हैं। विद्युत वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके अलावा वन एवं हरित क्षेत्र का संरक्षण किया जाए, क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। वनीकरण यानी एफॉरेस्टेशन और पुनः वनीकरण यानी रिफॉरेस्टेशन जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि होगी। कार्बन अवशोषक यानी कार्बन सिंक क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए। ठीक है, जैसे एक नाम सुना होगा आपने, रामसर साइट्स। रामसर साइट्स ये क्या होती हैं, ये कार्बन अवशोषक होती हैं। ठीक है, तो उनको संरक्षित किया जाए। ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण, तो औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली CO2, CH4, N2O को कम करने के लिए फिल्टरिंग और कैप्चर तकनीक अपनाई जाए। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक का प्रयोग किया जाए। कृषि व पशुपालन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को भी नियंत्रित किया जाए। परिवहन क्षेत्र में सुधार, तो सार्वजनिक परिवहन का अधिक प्रयोग किया जाए, यानी कि अगर हमें कुछ दूरी तय करनी है तो उसमें हम निजी वाहनों का प्रयोग ना करें। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि जो बस वगैरह सरकारें चला रही है उनका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा में यानी जितने पेट्रोल में केवल आप कहीं तक पहुंचोगे, उतने ही पेट्रोल में अगर आप बस से जाते हो तो कई सारे लोग चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा की बचत होगी। इसके अलावा विद्युत और हाइड्रोजन आधारित वाहनों का विकास किया जाए। साइकिल और पैदल चलने को भी बढ़ावा दिया जाए। कृषि क्षेत्र में सुधार यानी उपाय, तो जल संरक्षण तकनीक जैसे कि स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए। जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए। नाइट्रोजन उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का ही उत्सर्जन होता है। औद्योगिक एवं तकनीकी उपाय, तो स्वच्छ उत्पादन तकनीक यानी क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाए। ऊर्जा बचत करने वाली औद्योगिक मशीनरी को विकसित किया जाए, यानी औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए जो कम बिजली में यानी कम ऊर्जा में चल सकती हैं। ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कुछ पहलें भी की गई हैं ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए। तो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया था। इसके अलावा पेरिस समझौता 2015 में आया था। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 21वीं सदी तक अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि हम पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम की वृद्धि पर रोक लगाएंगे 21वीं सदी के अंत तक। इसके अलावा एक UNFCCC 1992 में लाया गया था ये, और ये प्रभावी 1994 से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको UNFCCC का फुल फॉर्म बताना है। जलवायु परिवर्तन से निपटने का वैश्विक समझौता है ये। ठीक है, इसके लिए और क्या किया जा सकता है, तो जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों और समाधान के प्रति जागरूक किया जाए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की जीवन शैली अपनाना, यानी कि कहने का मतलब है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, रिड्यूस यानी उनका कम से कम उपयोग किया जाए। रीयूज यानी कि जिस संसाधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बार बार उपयोग किया जाए। और रिसाइकिल यानी उसका चक्रण किया जाए, मतलब एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक ना दिया जाए, उसका चक्रण किया जाए। तो इस जीवन शैली को अपनाना।
पर्यावरण अनुकूल उपभोग की आदतों को विकसित करना। ठीक है, इसके अलावा अनुकूलन उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में तटबंध और बाढ़ सुरक्षा प्रणाली बनाई जाए। गर्मी की लहरों से बचाव हेतु शहरी हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, यानी कि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा हरित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। जल प्रबंधन व आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूत किया जाए। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हें अगर हम अपनाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं हमने देखी। इसके बाद ये शब्द पहली बार किसने दिया, कब दिया और किस शोध पत्र में आया था, ये देखा। इसके अलावा वैश्विक तापन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, ये हमने देखे। इसके अलावा वैश्विक तापन का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये भी हमने देखा। और वैश्विक तापन को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये भी हमने आप देखा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।